तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास ट्यूशन पॉइंट में। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की दो शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। हमारी जो क्लास 11th की ज्योग्राफी की एक किताब थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये उसी भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल हम पहले जान लेते हैं। इन दोनों भूगोल की दो शाखा है ना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं और मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं भौतिक भूगोल की एक किताब। तो हमें पता है कि भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का मतलब है कि प्राकृतिक से उपलब्ध जो जो चीज़ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं वन झील हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम पठार हैं, पहाड़ हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब मतलब कि हिमालय पर्वत है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकृति से जो जो उपलब्ध है वो हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, इसके लिए ज़्यादा डीप जाना ठीक नहीं है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब हम जान लेते हैं मानव भूगोल, जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो हम क्या है, मानव भूगोल यानी कि प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर भी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, मानवीय जगत के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं, और मानवीय जगत के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि मानवीय परिघटनाओं का जो स्थानिक वितरण है, उनके घटित होने के क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल में विश्व के विभिन्न भाग है ना, यानी कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग महाद्वीप हैं, इनके विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं, यानी कि विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं कैसे हैं। जैसे कि एक हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, जानते हैं आप सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट्स है जिसके पास प्राकृतिक से उपलब्ध बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एक से एक बढ़िया रिसोर्सेज है, लेकिन उसके बावजूद वह आज गरीब है। आज गरीब क्यों है? क्योंकि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के जो लोग हैं, उनके यहाँ जो प्राकृतिक से उपलब्ध संसाधन हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है, उनका उचित ढंग से उपयोग नहीं किया है, इसलिए वो आज गरीब के गरीब हैं। और इसी विभिन्नता के आधार पर दूसरी तरफ मैं जापान को लेना चाहूँगा। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी प्राकृतिक से उपलब्ध संसाधन नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद वे आज इतना वो टेक्नोलॉजिकल देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजिकल कैसे बना? क्योंकि जो जापान के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ के उनके यहाँ के जो लोग हैं, उनके माइंड को डेवलप करने का, मतलब उनके जो माइंड पर डेवलप करने का पूरा जोर दे दिया। उनकी मानसिक उपलब्धि बढ़ाने में पूरी ध्यान दे दी। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं कि हमें सड़क बनवाना है, कि हमको ये मकान बनवाना है, हमको क्या करना है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने यहाँ के लोगों का माइंड डेवलप किया, और आज हम जापान को देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में नंबर 1 देश का आता है, नंबर 1 देशों की गिनती में आता है। ठीक है, तो अभी हम इतना रखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अभी इतना ही रखेंगे आपको समझाने के लिए, इतना ठीक है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हम ये समझ चुके हैं कि इनमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा लाइन है हमारी किताब में, भूगोल का मुख्य सरोकार, यानी कि भूगोल का मुख्य सरोकार का मतलब होता है वास्ता या फिर लगाव। यानी भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। यानी कि हम भूगोल को कैसे पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है वो मानव का घर है। यानी कि पृथ्वी जो है वो मानव के, हम भूगोल को कैसे पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है वो मानव का घर है, मानव के घर के रूप में हम पृथ्वी को पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि भूगोल जो है, यानी कि जो पृथ्वी है, भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो मानव का घर है, इस रूप में हम भूगोल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब और सभी तत्वों का अध्ययन कैसा है। हाँ, क्या कह रहा है ये भूगोल का, एक बार फिर से, भूगोल का मुख्य सरोकार यानी कि वास्ता या फिर लगाव पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी कि उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है। इस भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं? जिसने मानव को पाला है,
पोषित, पोषित क्या है? पोषित का मतलब कि पाला है। किसने पाला है? पहले मानव क्या था? आदिम अवस्था में था। किसने पाला है? जंगलों से कंदमूल फल उठाता था, प्रकृति कह सकते हैं ना हम। तो क्या कह रहा है ये? भूगोल का मुख्य सरोकार यानी कि वास्तव पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया यानी कि पाला है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम द्वैतता और द्वैतवाद, इनका अध्ययन हम क्लास 11th में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए मैं इसका भी बता देता हूँ। ठीक, तो द्वैतता क्या है? द्वैतता वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय समान विषय वस्तु पर, द्वैतता यानी कि वह स्थिति जिसमें किसी एक ही समय समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये मार्कर है, एक विषय वस्तु है, समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। दो विपरीत विचार यानी कि दो अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। दो व्यक्ति इस पे कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ अपने बात रख रहा है, यानी कि विचार हैं, दो विचार हैं। तो समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होने पर द्वैतता कहलाता है। ठीक है, एक ही वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वैतवाद। अब द्वैतता कहेंगे। ठीक है, अब द्वैतता किसे कहेंगे? जब विभिन्न विचार यानी कि जब दो से अधिक विचार, जब विभिन्न विचार विचारधारा के रूप में, यानी कि विचार थे अब विचारधारा के रूप में बदल गए। विचारधारा यानी कि विचार छोटा सा होता है, विचारधारा यानी कि लंबी बात हो गई। अब हम और विभिन्न हैं यानी कि दो नहीं रहे, दो से अधिक हो गए। जब विभिन्न विचार विचारधारा के रूप में, विभिन्न विचार विचारधारा के रूप में सैद्धांतिक मतलब होता है थ्योरिकल, यानी कि लंबी बात। ठीक है, विभिन्न विचार, दो से अधिक विचार विचारधारा के रूप में। ठीक है, विचारधारा यानी कि एक बात हो गई लंबी अपनी पूरी तरीके से। विभिन्न विचार विचारधारा के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। और ये स्थिति भूगोल में आती रहती है। ये जो है ना द्वैतवाद और द्वैतता, ये भूगोल में शुरू से आती रहती है। अब हमारे जो कुछ परिभाषा हैं इसमें भी हम देखेंगे कि भूगोल की जो परिभाषा है वो एक परिभाषा नहीं है, वो काफ़ी परिभाषाएं, लेकिन यहाँ पे 3 परिभाषाएं, एक ही सब्जेक्ट है लेकिन परिभाषाएं कई रूप से हैं। तो इन दोनों में आएंगे द्वैतता और द्वैतवाद। ठीक है, ये भूगोल में स्थिति होती रही। किसी ने भूगोल को किसी रूप से देखा, किसी ने भूगोल को किसी रूप से देखा, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, हमने समझ लिया द्वैतता और द्वैतवाद। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द्वैतता और द्वैतवाद। वह स्थिति, द्वैतता कैसे कहते हैं? वह स्थिति जिसमें किसी एक ही समय समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं, द्वैतता कहलाता है। द्वैतता की स्थिति होती है, द्वैतता की स्थिति होती है। ठीक है, अब द्वैतवाद कैसे कहते हैं? जब विभिन्न विचार विचारधारा के रूप में, जब विभिन्न विचार विचारधारा के रूप में सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाता है, यानी कि थ्योरिकल यानी कि लंबी बात के रूप में स्थापित हो जाता है, तो द्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, इतना आगे समझें। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम। तो हमारा उपागम क्या होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं उपागम क्या होता है। हमारे जो उपागम है ये क्या होता है? उपागम यानी कि रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या है? तो रिसोर्सेज वह चीज़ जिसके ज़रिए हम भूगोल को समझ रहे हैं, वह चीज़ जिसके ज़रिए हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारा उपागम है। जिसके ज़रिए हम भूगोल को समझ रहे हैं, यानी कि वह चीज़ जिसके ज़रिए हम भूगोल को समझ रहे हैं, वो हमारा उपागम है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे 2 उपागम हैं, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम क्या होता है? वह उपागम जिसके जरिए हम संपूर्ण धरातल को वर्गीकरण करके इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि वह उपागम जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण धरातल का वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रादेशिक उपागम कहेंगे। जैसे कि संपूर्ण धरातल है,
जैसे कि संपूर्ण धरातल है, ये हमारा क्या है, संपूर्ण धरातल है। इसका वर्गीकरण करके हम अध्ययन करेंगे। अब वर्गीकरण ऐसे करके नहीं जैसे कि देश के रूप में, उपमहाद्वीप के रूप में, ऐसे करके हम जिसमें अध्ययन करेंगे वो हमारा प्रादेशिक उपागम है। ठीक है, प्रादेशिक उपागम आपके समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, वह उपागम जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण धरातल का वर्गीकरण करके, संपूर्ण धरातल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, देश प्रदेश में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देश प्रदेश में वर्गीकरण करके अध्ययन किया जाता है, हमारा प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। यानी कि प्रादेशिक भूगोल, यानी कि प्रादेशिक भूगोल पृथ्वी को या इसके किसी हिस्से को प्रदेशों में विभाजित करने वाला विज्ञान है। ठीक है, समझ में आ गया प्रादेशिक भूगोल क्या है, यानी कि प्रादेशिक उपागम क्या है। प्रादेशिक भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को प्रदेशों में विभाजित करता है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम हम क्या करते हैं, इसमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आदि रूपों में किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्रमबद्ध उपागम है, इसमें जो हम अध्ययन करते हैं, इसमें संपूर्ण धरातल यानी कि संपूर्ण धरातल का अध्ययन किन रूपों में करते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल आदि रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम अब स्थलमंडल है, स्थलमंडल को अविभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पर्वत है, स्थलमंडल पे क्या क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है। इन भागों में, स्थलमंडल को इन भागों में विभाजित करके, अविभाजित करके हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्रमबद्ध उपागम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रमबद्ध उपागम में क्या करते हैं, इसमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आदि रूपों में किया जाता है, और इसके अंतर्गत भी स्थलमंडल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर्वत, पठार और मैदानी भागों आदि रूपों में क्रमबद्ध उपागम में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत हम संपूर्ण धरातल का अध्ययन प्रदेशों के रूप में विभाजित करके करते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपनी 12th की। हमारा जितना भी यहाँ कुछ हमने 12th का पढ़ा और कुछ हमने 11th का थोड़ा सा पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारा 12th क्लास की किताब में है, मानव भूगोल की परिभाषा। अब देखिए, मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं हैं। ये परिभाषा बहुत है लेकिन 3 इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले परिभाषा है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये ठीक है, ये परिभाषा है रेडजेल द्वारा। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेडजेल जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं अपनी परिभाषा में, यानी कि मानव भूगोल जो है वो मानव का समाज और धरातल यानी कि जो हमारा पृथ्वी का तल है, धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल जो सब्जेक्ट है वो मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध होते हैं, यानी कि मानव और धरातल के बीच जो संबंध होते हैं उसका संश्लिष्ट अध्ययन है। संश्लिष्ट यानी कि मिला हुआ, जुड़ा हुआ, विकसित अध्ययन है मानव भूगोल। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो परिभाषा अच्छे से समझ आएगी, नोट कर लीजिएगा। सेम बुक जैसी परिभाषा लिखी है मैंने, ये और ये तीसरी वाली थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा ऐड करके आसान करके लिखा है। बुक में थोड़ा कुछ वर्ड कठिन से थे, मैंने अपनी तरफ से थर्ड थोड़ा सा लिया, चलेगा आपका पूरा ये चलेगा, थर्ड वाला याद आपको आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक, तो मानव भूगोल। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरी परिभाषा। ये परिभाषा दी है एलन सी सैंपल जो है, ये रेडजेल जो है ना, ये रेडजेल इनकी शिक्षक थी, यानी कि इनकी स्टूडेंट थी। ठीक है, इनकी परिभाषा है एलन सी सैंपल की, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर, रेडजेल की परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने कहा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, इन्होंने जोड़ दिया। अस्थिर पृथ्वी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, अस्थिर का मतलब ये समझ रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अस्थिर पृथ्वी का मतलब है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो संरचना है वो अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है। जैसे कि पर्वत है, आप स्थिर नहीं है, वो उसके अंदर क्रिया होती हैं, फटता रहता है, फटता नहीं है, यानी कि जो अब कोई प्रकृति से ज्वालामुखी है,
स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उसमें जो अंदर क्रिया होती है वो फट जाता है, बदलते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे ही पर्वत पठारों में भी चेंजेस होते रहते हैं। कैसे होते हैं? अब जो हमारा हिमालय पर्वत है, एक टाइम पे यानी कि कुछ हज़ार वर्ष पहले नहीं था। हम सब जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि ये बाद के कुछ वर्षों में बना। कैसे बना हम पढ़ चुके हैं, गोंडवाना लैंड वगैरह हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहने चाहे कि पृथ्वी अस्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अस्थिर है, यानी कि पृथ्वी पे जो संरचना है वो स्थिर नहीं है। और क्रियाशील मानव यानी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी हम समझ गए। और क्रियाशील मानव यानी कि क्रियाशील मानव क्रियाशील है, हम सब जानते हैं मानव क्रियाशील है, इसके बारे में ज़्यादा बताना अब समझदार हैं। और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील यानी कि मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का ध्यान है। यानी कि परिवर्तनशील यानी कि जो हमारा मानव है वो प्रकृति के साथ जो संबंध करता है वो परिवर्तनशील है। यानी कि ये प्रकृति मतलब कि प्रकृति और मानव, अब मानव प्रकृति के साथ कुछ संबंध रखेगा, कुछ काम करेगा, उसके साथ कुछ खेल मेल करेगा, तो दोनों प्रभावित होंगे, दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। प्रकृति में कुछ बदलाव होगा, मानव में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो परिवर्तनशील हो रहा उनके जो संबंध है उनका अध्ययन है मानव भूगोल। तो एक बार सही से पढ़ लीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी पढ़ चुके हैं। और क्रियाशील मानव के बीच, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल क्या है? LNC सिंपल कहती है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम करते हैं ये थर्ड परिभाषा। तीसरी थोड़ा लंबा है लेकिन समझना, इससे अच्छे से समझ आएगा, बेहतर समझ आएगा, ठीक है। समझ तो इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल द्वारा, ऐसे करके रेडजेल मतलब कि सर रेडजेल ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को बताइए। मतलब कि ऐसे नहीं कहा, क्वेश्चन पूछने का अलग ही अंदाज होता है, कंफ्यूज करने वाला, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। मैं मॉडल में भी देख चुका हूँ काफ़ी बार। तो हम अब तीसरी वाली पढ़ लेते हैं। कहाँ ये रहा? मानव भूगोल, ये दी है विडाल डी लप्लास ने, ठीक है। सुनिए, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, यानी कि ये कह रहे हैं मानव भूगोल सब्जेक्ट है वो पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का, पारस्परिक संबंध यानी कि पारस्परिक कहेंगे एक दूसरे को प्रभावित करने वाला, यानी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, पृथ्वी और मनुष्य है उनके बीच पारस्परिक यानी कि प्रभावित करने वाला। पृथ्वी और मनुष्य दोनों एक दूसरे में, मतलब कि मानव जब प्रकृति के साथ कुछ खेल उथल पुथल करेगा तो इन दोनों के बीच जो संबंध है इन दोनों से प्रभावित होंगे। दोनों प्रकृति भी प्रभावित होगी और मनुष्य भी प्रभावित होगा, यानी मानव भी प्रभावित होगा। तो पारस्परिक संबंधों का, पारस्परिक यानी कि प्रभावित, दोनों तरफ से प्रभावित होना, ऐसे समझ लीजिए। प्रभावित संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, ठीक है। पारस्परिक संबंधों का, जो पारस्परिक संबंध हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, दोनों जो प्रकृति और मानव प्रभावित हो रहे हैं, उन संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जलवायु है, ये देखो ये लिख रखा है, मतलब कि भू आकृति, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है, ठीक है। इतना समझ में आपको डेफिनेशन से आ रहा होगा, मैंने बहुत इजी करके लिखा है। जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य, इस पृथ्वी पर कौन रह रहा? मनुष्य रह रहा है ना, इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच, ठीक है। किस के बीच? मनुष्य के बीच। और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंध यानी कि प्रभावित हुआ, दोनों ओर से प्रभावित होना।
हम कह सकते हैं पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ठीक है, परिभाषा है, एक बार मैं नोट करा देता हूँ, नोट कर लिए। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। वीडियो रोक के लिख लिएगा, धीरे धीरे बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है वैसे भी।